हेलो साथियों, मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। आज की क्लास में हम लोग इकोनॉमी के तीसरा चैप्टर पढ़ रहे होंगे, यानी तीसरा टॉपिक पढ़ रहे होंगे। पिछली दो क्लासों में हम लोगों ने बात कर लिया है कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था होती क्या है, उसे कितने क्षेत्रों में बांटा गया है और उसके क्या क्या जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन सभी चीज़ों को मैंने देख लिया है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलते हैं हम लोग। ठीक है ना, थोड़ा सा रिवीजन करते हुए हम लोग चलते हैं इधर शॉर्टकट में, थोड़ी देर के लिए इसको इरेज करते हैं। आपने पढ़ा कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। ठीक है ना, अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, तो अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। पहला था आपने पूंजीवादी पढ़ा, ठीक है ना, पूंजीवादी व्यवस्था पढ़ा। दूसरा आपने राज्य अर्थव्यवस्था पढ़ा। तीसरा आपने पढ़ा था मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है ना, तीसरा आपने पढ़ा मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत किसने किया था, एडम स्मिथ ने। राज्य अर्थव्यवस्था की शुरुआत किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निजीकरण है और राज्य अर्थव्यवस्था में सरकारी चीज़ों पे की भूमिका होती है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी दोनों की भूमिका होती है। तो ये सारी चीज़ें आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था हमारे हिसाब से, और इनको आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है ना, उसके बाद आपने पढ़ा था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, फिर आपने पढ़ा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र आपने पढ़ा। ठीक है ना, अर्थव्यवस्था को क्षेत्र में बांटकर कितने हिसाब से पढ़ते हैं, मतलब कितने क्षेत्र में पढ़ते हैं, तो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक होते हैं भैया 3 होते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक भी 3 होते हैं। आपने पढ़ा है प्राथमिक, ठीक है ना, आपने पढ़ा है द्वितीयक, आपने पढ़ा है द्वितीयक, आपने पढ़ा है तृतीयक, आपने पढ़ा है तृतीयक। प्राथमिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र वे होते हैं जहां पर पर्यावरण पे निर्भर होता है, जहां पे पर्यावरण पे निर्भर होते हैं, जैसे कोयले का उत्पादन हो गया, ठीक है ना, कोयला हो गया, खनिज हो गया, पेड़ हो गए, ठीक है ना, अन्य जितने भी चीज़ें जो आपको खनिज के रूप में मिलती हैं, ये सभी क्या है, पर्यावरणीय चीज़ें हैं, और ये सारी किस में आती हैं, प्राथमिक में आती हैं। इन्हीं चीज़ों को, जो आप पर्यावरण से प्राप्त की हुई चीज़ें होती हैं, इनका जब विनिर्माण कर दिया जाता है, अर्थात अंग्रेजी में बोले, इसको आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो, मैन्युफैक्चर कर देते हैं। जिसका मैन्युफैक्चर कर देते हैं यानी कि उसको एक नए ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से बना दिया जाता है किसी चीज़ को। ठीक है ना, जब कच्चे माल के रूप में इसमें प्रयोग होता है और उसको डेवलप करके नया वस्तु बना दी जाती है, तो उसे किसमें आता है, वो द्वितीयक में आता है। ठीक है ना, और तृतीयक में आपने क्या पढ़ा था कि जब उन्हीं चीज़ों का व्यापार होता है, तो यही सब चीज़ें क्या होती हैं, तृतीयक में आती हैं। ठीक है ना, तो मोटा मोटा आप लोग एक बार इसको रिवीजन करते हुए चलिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, उसके बाद तो ये सारी चीज़ें आपने पिछली क्लास में यहाँ तक आपने पढ़ लिया था। ठीक है ना, यहाँ तक सारी चीज़ें पढ़ लिया था। एक वो आपने पढ़ा था उत्पादन, ठीक है ना, उत्पादन, निवेश, है ना, उपभोग, ये सब आपने पढ़ा था। इसका तो आप मतलब समझते ही हो, ठीक है ना, कि उत्पादन क्या होता है, उपभोग क्या होता है और निवेश क्या होता है। ठीक है ना, ये भी अर्थव्यवस्था का ही क्षेत्र होता है। ठीक है ना, उत्पादन, ये भी उत्पादन, उपभोग, निवेश, ये भी क्या होता है, आर्थिक, ये सब आर्थिक क्रियाओं का होता है। ठीक है ना, आपने पढ़ा था आर्थिक क्रिया। अच्छा, एक चीज और आपने पढ़ा था, एक आपने पढ़ा था समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था, और एक आपने पढ़ा था साम्यवादी अर्थव्यवस्था। एक क्या पढ़ा था आपने, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। आप लोग जरा हमें कमेंट करिए फटाफट कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था आपने कहाँ देखा है, और साम्यवादी अर्थव्यवस्था आपने कहाँ देखा है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था आपने कहाँ पे देखा है। फटाफट आप लोग कमेंट करिएगा, जितनी जल्दी हो सके भाई आप सारे लोग कमेंट करो फटाफट, कहाँ पे इसको कहाँ कहाँ आपने देखा है। ठीक है ना, यानी मतलब इसका उदाहरण हमने आपको कहाँ कहाँ दिया है। ठीक है ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था का और साम्यवादी अर्थव्यवस्था का। जल्दी से इसका कमेंट करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था आपने देखा था सोवियत संघ में। कहाँ देखा है, सोवियत संघ में। ठीक है ना, सोवियत संघ में। और साम्यवादी व्यवस्था कहाँ पे आपने देखा है, चीन में देखा। ठीक है ना, चीन में देखा साम्यवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है कि इसमें उत्पादन के साधनों पर सामूहिक रूप से नियंत्रण होता है। इसमें सामूहिक रूप से नियंत्रण होता है, किसका, इसमें सामूहिक रूप से नियंत्रण की बात होती है, तथा सरकार की भी भूमिका इसमें होती है। मतलब इसमें सबका सामूहिक रूप से क्या होता है, नियंत्रण होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का भी इसमें भूमिका होती है। ठीक है ना, दूसरा आपने पढ़ा होगा साम्यवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें पूर्ण रूप से सरकार का हाथ होता है, यहाँ तक कि श्रम में भी उसका होता है और पूंजी में भी उसी का हाथ होता है। रेट वगैरह तय करने का भी इसमें किसका अधिकार होता है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सारा काम सरकार कर रही होती है। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आपने एक बार पढ़ लिया था, इसको हमने थोड़ा सा मोटे मोटे आंकड़े में बताने का प्रयास किया है।
ठीक है। तो आर्थिक क्रिया पढ़ा था आपने, आर्थिक क्रिया में एक आपने पढ़ा था उत्पादन, ठीक है ना, उत्पादन पढ़ा था, एक पढ़ा था उपभोग, ठीक है ना, उपभोग पढ़ा था, और एक पढ़ा था निवेश, ठीक है ना। ये 3 प्रकार की क्या होती हैं, आर्थिक क्रियाएं होती हैं। ये क्या होती हैं, 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। ये 3 प्रकार की, उत्पादन कौन करता है, बाजार करता है, ठीक है ना। बाजार में जैसी मांग बढ़ेगी वैसा चीजों का उत्पादन होगा। उपभोग क्या होगा, जो भी बाजार में चीजें होंगी उनका लोग उपभोग करेंगे, उसी क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मार्केट में अगर केला आया है तो केले का उपभोग होगा, केले की बिक्री होगी, यही क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार निवेश क्या होता है, सॉरी विनेश लिखा हुआ है, यहाँ पे विनेश लिखा है, निवेश होना चाहिए, निवेश, ठीक है ना। यहाँ पे निवेश में भौतिक रूप से यानी कि उसमें फिजिकली रूप से क्या कर सकते हैं, पैसों का इन्वेस्ट करके यानी पूंजी लगा करके पूंजी बनाई जा सकती है, या फिर कोई माल खरीद करके उसको अच्छे रेट में बेच करके भी यहाँ पे पूंजी बनाई जा सकती है, ठीक है ना। तो ये होता है निवेश, ये क्या होता है, निवेश। तो ये सब आपने थोड़ा सा मोटे मोटे आंकड़े में एक बार पढ़ लिया हमारे हिसाब से। अब आप लोग बात करें, आज हम लोग बात करेंगे आगे हम लोग बात करेंगे आर्थिक समृद्धि की, ठीक है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्थिक समृद्धि की, और आर्थिक समृद्धि के बाद हम लोग बात करेंगे आज फटाफट जल्दी से, ठीक है ना। आज हम लोग बात करेंगे मानव विकास सूचकांक के बारे में, यानी कि सूचकांक के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। इसी के आगे सूचकांक, और आपको सूचकांक का अपडेट के साथ में अच्छी क्लास रहेगी, ठीक है। चलिए तो देखिए भाई, आर्थिक समृद्धि क्या होती है। आर्थिक समृद्धि आपने पढ़ा, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था की क्रियाएं यानी आर्थिक क्रियाएं। अब आज हम लोग बात करते हैं आर्थिक समृद्धि क्या होती है। आर्थिक समृद्धि, इसमें मतलब होता है समधन वृद्धि। इसमें क्या, इसको अगर आप विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, समधन वृद्धि। सम का मतलब सबका, और सबका वृद्धि मतलब जहां पे सबकी वृद्धि हो उसे क्या कहते हैं, समृद्धि। लेकिन सबकी वृद्धि यहाँ पे क्या दिया है, आगे जोड़ दिया गया है आर्थिक, जिसका अर्थ के रूप में, अर्थ का मतलब धन के रूप में सबकी वृद्धि हो, उसे क्या कहते हैं, आर्थिक समृद्धि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आर्थिक समृद्धि कहते हैं। जहां पे सबका धन के रूप में समृद्धि हो, ठीक है ना, यानी कि धन के रूप में सबका समृद्धि हो, उसे ही क्या कहते हैं, आर्थिक समृद्धि कहते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे जरा परिभाषा के रूप में एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है, हमारी परिभाषा क्या कह रही है। आर्थिक समृद्धि किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से संबंधित है। कहने का मतलब आर्थिक समृद्धि क्या होती है, तो भैया आर्थिक समृद्धि होती है किसी समयावधि में, मतलब एक समय की अवधि होती है, मान लीजिए 1 साल, 6 महीने, 2 साल, 5 साल, एक समय अवधि होती है। उस समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से संबंधित रखती है कौन सी, आर्थिक समृद्धि, ठीक है ना। उससे संबंध है किसका, आर्थिक समृद्धि का, उस आय से, ठीक है ना। एक समय में होने वाली वास्तविक आय से, ठीक है ना, एक समय में होने वाली वास्तविक आय से संबंध किसका है, आर्थिक समृद्धि का है। जरा आगे बात कर लेते हैं, जिसमें हम सामान्यतः कह सकते हैं, जिसमें हम लोग सामान्यतः कह सकते हैं कि क्या क्या आता है इसमें, जीएनपी आता है। जीएनपी का आप लोग यहाँ पे जान लीजिएगा, फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस नेशनल और प्रोडक्ट, ठीक है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसका होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और हिंदी में बोले तो क्या होता है, सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय होता है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या शामिल होता है, आर्थिक, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आर्थिक समृद्धि में किन चीजों का मापन लिया जाता है, कौन सी इकाई इसमें शामिल की जाती है। तो भैया एक तो शामिल किया जाता है जीएनपी, यानी कि सकल राष्ट्रीय आय, पूरे राष्ट्र की आय, उसमें सब आएंगे, मानव भी आएगा और उसमें फर्म भी आएंगे, सभी आएंगे, उसे ही कहते हैं सकल राष्ट्रीय आय, मतलब सकल विश्व की काया, ठीक है ना। तो मतलब संपूर्ण राष्ट्र की, ठीक है ना, संपूर्ण राष्ट्र की क्या दिख रही है, उत्पादन। संपूर्ण राष्ट्र का क्या है यहाँ पे, उत्पादन। उसके बाद क्या है, जीडीपी, यहाँ ग्रॉस, ठीक है, इसका होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस जीडीपी, ठीक है ना, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, यानी घरेलू चीजों से संबंधित जितनी भी उत्पाद हैं, घरेलू चीजों से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं, जैसे साबुन हो, बिस्किट हो, नमकीन हो, है ना, और निरमा हो, शैम्पू हो, जितने भी इससे संबंधित घरेलू चीजों में उपयोग आने वाली चीजें हैं वो सारी, एवं प्रति व्यक्ति आय। इसमें और क्या लिया, आर्थिक समृद्धि में और क्या लिया जाता है, प्रति व्यक्ति आय देखी जाती है कि एक व्यक्ति की, किसी राष्ट्र में एक व्यक्ति की आय कितनी है, ये भी यहाँ पे देखा जाता है।
ये भी यहाँ पे क्या किया जाता है, देखा जाता है, ठीक है ना। में हो रही वृद्धि, ठीक है ना, में वृद्धि हो रही है अगर इन चीजों में, अगर किसी भी, सुनिए, आर्थिक समृद्धि हम किसे कह सकते हैं, इसको आप समझिएगा। मतलब किसी भी राष्ट्र में, किसी भी राष्ट्र में अगर इन बातों पे, अगर किसी राष्ट्र में जीएनपी बोले तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जितना भी राष्ट्रीय उत्पाद है वो, अगर जीडीपी बोले तो सकल घरेलू उत्पाद, जितने भी घरेलू उत्पाद हैं, जितने राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब ये हो गया कि ऐसे जो राष्ट्रीय स्तर पे उत्पाद हो रहे हो उनका आयात निर्यात विदेशों में हो रहा हो, और सकल घरेलू ऐसे उत्पाद जिनका उपयोग घर में ही हो रहा है, मतलब कि एक राष्ट्र में ही हो रहा है, उत्पाद हो रहा है और वहीं पे आयात निर्यात हो रहा है, ठीक है ना। तो जीडीपी और जीएनपी, साथ में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, अगर इन तीनों में प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय, अगर इन तीनों में क्या हो रही, वृद्धि हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। तो भैया क्या हो रहा है, आर्थिक समृद्धि हो रही है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। अगर इन तीनों में वृद्धि हो रही है तो हम क्या कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। ऊपर वाली बात में यही कह रहा था कि आर्थिक समृद्धि किसी समान समयावधि में होने वाली वास्तविक आय से संबंधित है, उसे ही क्या कहते हैं, आर्थिक समृद्धि कहते हैं। ठीक, आगे समझिएगा। आर्थिक समृद्धि का वास्तव सर्वाधिक, अगर आर्थिक समृद्धि, अगर जो ये संयुक्त राष्ट्र स्तर पर आर्थिक समृद्धि निकाली जाती है, वो आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापन क्या होता है, सर्वाधिक उपयुक्त मापन होता है भैया प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। क्या होता है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय ही क्या होता है, आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मात्रक होता है, ठीक है ना। अगर कभी आपसे पूछ ले कि आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे है, तो प्रति व्यक्ति आय से है। अगर इसमें ना हो तो अगर और है कि ये भी कभी कभी पूछ सकता है कि आर्थिक समृद्धि का निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, आर्थिक समृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो वहां पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय, ये तीन विकल्प, एक चौथा हो सकता है कोई और दे दे आपको, ठीक है ना। तो वो ये समझना कि ये तीन तो होंगे और चौथा नहीं होगा। प्रति व्यक्ति आय भी शामिल है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी शामिल है, सकल घरेलू उत्पाद भी शामिल है, तीनों हैं, और अन्य कोई दे दे तो वो नहीं शामिल है, ठीक है ना, वो शामिल नहीं है। किसमें, आर्थिक समृद्धि में वो शामिल नहीं है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। चलिए, तो यहां तक भाई हमारी अर्थव्यवस्था का जो पहला टॉपिक था वो हम लोगों ने पूरा कर लिया। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र की जो कहानी थी, उस कहानी को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। जीडीपी आपका, इसको थोड़ा सा और बेहतर ढंग से पढ़ना था, लेकिन दोस्त अभी समय इतना नहीं है क्योंकि पेपर बहुत नजदीक आ गया है, मैक्सिमम 20 दिन बचे हुए हैं। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा काम करिए। कल कोशिश करेंगे आपको जो अगले कुछ समय बचे हुए हैं उसकी एक स्ट्रेटजी की वीडियो बनाएंगे, स्ट्रेटजी की वीडियो बनाएंगे कि आप कैसे बचे हुए समय को उपयोग करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, 15-20 दिन का समय है, अब इस 15-20 दिन में बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग आज बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे सूचकांक के बारे में, ठीक है ना। आज हम लोग बात करेंगे कुछ भैया सूचकांक के बारे में, ठीक है ना। आज हम लोग कुछ बात करने वाले हैं सूचकांक के बारे में, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे सूचकांक के बारे में। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। पहले तो थोड़ा सा इसकी कहानी पढ़ लेंगे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, फिर उसके बाद सीधा इंडेक्स बना के आपको हम आगे बात करते हैं, ठीक है ना। सीधा इंडेक्स बनवा देंगे कौन कौन वर्तमान में क्या कैसे क्या है, कौन सा इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं आज मानव विकास सूचकांक की, ठीक है ना। मानव विकास सूचकांक की, ठीक है ना, मानव विकास सूचकांक की, इसी को कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है ये कई चीजों की रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है ना। ये कई चीजों की रिपोर्ट जारी करता है। सबसे पहले तो आप जानिएगा इसको जारी कौन करता है, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा होता है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है ना। इसको जारी कौन करवाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है जिसको कहते हैं यूएनडीपी। क्या कहते हैं भाई, यूएनडीपी।
इसे क्या कहते हैं? यूएनडीपी, ठीक है ना, यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे क्या कहते हैं? यूनाइटेड, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम नामक संस्था क्या करती है? ये मानव विकास सूचकांक जारी करती है और इसमें कई सारे रिपोर्ट जारी करती है, वो जो आगे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जिसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई भाई? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बात समझिएगा, इसके तहत जो मानव विकास सूचकांक है, पहले तो आप स्थापना समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं इसमें, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना भैया कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्थापना की। स्थापना कब हुई है? 22 नवंबर 1965 को, 22 नवंबर 1965 को, ठीक है ना, 1965 ईस्वी में, ठीक है ना, इसकी स्थापना हुई। दूसरी बात कर लेते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? फटाफट कमेंट में छापो, कहाँ पे भाई? बिल्कुल सस्ता सा है, कहाँ पे भाई? न्यूयॉर्क में। कहाँ बेटा? न्यूयॉर्क में, ठीक है ना, न्यूयॉर्क में इसका क्या है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। मानव विकास सूचकांक को जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जिसका नाम क्या है? यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना कब हुई है? 22 नवंबर 1965 को, 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भैया न्यूयॉर्क में, मुख्यालय इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं इस मानव विकास सूचकांक को जारी किसने किया। तो इस सूचकांक को भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, भारतीय अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन, ठीक है ना, डॉक्टर अमर्त्य सेन, ठीक है ना, सेन एवं पाकिस्तानी, एक तो ये नल्ला पाकिस्तान पता नहीं कहां से बार बार आ जाता है, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक, ठीक है ना भैया, महबूब उल हक, ठीक है ना, महबूब उल हक। इन लोगों ने मिलकर क्या किया था? महबूब उल हक ने 1990 में सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक जारी किया। मानव विकास सूचकांक जारी किया, ठीक है ना, मानव विकास सूचकांक इन्होंने सर्वप्रथम जारी किया, ठीक है ना, जिसमें इन्होंने इस सूचकांक में इन्होंने क्या क्या शामिल किया था, जरा इस चीज पर चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने, इन दोनों लोगों ने, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने, ठीक है ना, अमर्त्य सेन ने क्या क्या चीजों को शामिल किया था? तो भैया इनमें 3 चीजों को शामिल किया था। पहला था जीवन प्रत्याशा, ठीक है ना, क्या था? जीवन प्रत्याशा था। दूसरा शिक्षा था और तीसरा आय थी, ठीक है ना। व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा, व्यक्ति की शिक्षा और व्यक्ति की आय, इसको सूचकांक में शामिल किया था और इसी के आधार पर इन्होंने पहली बार मानव विकास सूचकांक जारी किया था, ठीक है ना। पहली बार इन्होंने क्या किया था? मानव विकास सूचकांक जारी किया, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई मेरे भाई? बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है ना, इसको समझना बहुत ध्यान से। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ठीक है ना, कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ की नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कौन सा संस्था बनाई गई? यूएनडीपी, जिसका क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई। मुख्यालय इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इस सूचकांक को भारतीय अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन ने एवं पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने 1990 में सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक जारी किया, जिसमें इन्होंने 3 चीजों को शामिल किया, जिसमें जीवन प्रत्याशा
कमा शिक्षा, ठीक है ना, और आय को शामिल किया। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि किन चीजों को शामिल किया जाता है, ठीक है ना, किन चीजों को। और तब से प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है और इसके तहत कुछ और भी रिपोर्टें जारी की जाती हैं, जैसे कि मानव विकास रिपोर्ट हो गया, विश्व खुशहाली रिपोर्ट हो गया, बहुआयामी गरीबी सूचकांक हो गया, वैश्विक भुखमरी सूचकांक हो गया, लैंगिक विकास सूचकांक हो गया, लैंगिक असमानता सूचकांक हो गया। तो ऐसे कई सारे सूचकांक जारी किए जाते हैं जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई अब सारे लोगों को? इतनी बात समझ में आ गई मेरे भाई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग आगे सीधा सूचकांक पे चलते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे सूचकांक पे चलते हैं। और प्लीज मेरे भाई फिर से आज कह रहा हूं कि अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, अगर समझ में आ रही चीजें, अच्छी लग रही क्लास, तो प्लीज एक बार लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा और क्लास डेली देखिएगा आप लोग। हम इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखे हैं, ठीक है ना, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना रखे हैं। पेपर से पहले जितना हमसे मेहनत हो पाएगी इस इकोनॉमी को लेके, हम इकोनॉमी के लिए करेंगे, और भी क्लासेस के लेकर जितनी भी हमसे मेहनत हो पाएगी हम उतनी सारी करेंगे, ठीक है ना। लेकिन प्लीज आप सभी की से भी सपोर्ट की जरूरत रहेगी हमें भी, ठीक है ना भाई। तो प्लीज आप सभी का सपोर्ट यही है भाई कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा और साथ में जो भी समस्याएं हैं उनको कमेंट में करिएगा। और एक सबसे बड़ी बात है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा भाई, ठीक है ना। आप सभी से यह रिक्वेस्ट है हमारी। चलिए, ठीक है ना, तो फटाफट इतना लिख लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है ना, आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए सीधा हम लोग आते हैं मानव विकास सूचकांक पे, ठीक है ना, मतलब सूचकांक पे आते हैं, इंडेक्स पे आते हैं, ठीक है ना। 2022 में जारी हुए प्रमुख सूचकांक, ठीक है ना। सीधा हम लोग लिखते हैं यहाँ पे प्रमुख सूचकांक, प्रमुख सूचकांक 2022, 21-22 कर लीजिए क्योंकि कुछ 21 और 22 के हैं, ठीक है ना, कुछ 21 और 22 के हैं, तो ऐसे कर लीजिएगा प्रमुख सूचकांक 2021 और 22। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करिएगा मेरे भाई, ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लिखना है आपको बेहतर तरीके से। बहुत सारे हैं लेकिन हमें इंपॉर्टेंट, बाकी तो मैंने करंट अफेयर में कवर कर रखा है, लेकिन कुछ इंडेक्स आपको यहाँ पे हम कवर करा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे पहला है मानव विकास सूचकांक। पहला कौन सा है भाई? मानव विकास सूचकांक, ठीक है ना। पहला कौन सा इसमें? मानव विकास सूचकांक, ठीक है ना, मानव विकास सूचकांक। इसे अभी 2022 का हम देख लेते हैं कि 2022 में इसे जारी किया गया है, ठीक है ना, 2022 में जारी किया गया है। 2022 का जारी किया, सॉरी 22 में नहीं, 21 में जारी किया गया है। अब 22 में आएगा तो 21 की रिपोर्ट होगी और जो 21 में आई है वो 20 की रिपोर्ट है, ठीक है ना। पूरे एक वर्ष का देखा जाएगा ना, तो अभी वर्ष बीता नहीं है, तो अभी 22 वाली रिपोर्ट आई नहीं है, ठीक है ना। तो 21 की रिपोर्ट आई है मानव विकास सूचकांक 2021 में। इसमें कितने देशों को शामिल किया गया है? तो 189, ठीक है ना। कितने देशों को शामिल किया गया है? 189 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति, अच्छा एक काम करिएगा आप सारे लोग, ठीक है ना, एक काम और करिएगा, एक कॉलम टाइप में आप चाहो तो बना सकते हो, ठीक है ना दोस्त। एक कॉलम टाइप में आप लोग यहाँ ऐसे बना लीजिएगा तो बेहतर समझ में आ जाएगा आपको। एक कॉलम टाइप में आप लोग ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है ना। हम बता रहे हैं इस कॉलम में करना क्या क्या है, ठीक है ना, इस कॉलम में करना क्या है आपको, ठीक है ना। एक मिनट, इस कॉलम में करना क्या है, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग सूचकांक, सूचकांक कर लीजिएगा, इधर वर्ष लिख लीजिएगा, ठीक है ना, और इधर लिख लीजिएगा शामिल देश लिख लीजिएगा या सदस्य देश लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इधर लिख लीजिएगा सदस्य देश, सदस्य देश लिख लीजिएगा। कितने देशों के बीच में जारी किया जाता है? भारत की स्थिति लिख लीजिएगा, भारत की स्थिति लिख लीजिएगा, और अगला कॉलम लिख लीजिएगा प्रथम, ठीक है ना, द्वितीय, तृतीय स्थान जिसका आया हो, ठीक है ना, प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान जिसका भी आया हो। तो चलिए भाई, पहला सूचकांक हम लोग यही लिखते हैं, मानव विकास सूचकांक, ठीक है ना। पहला लिखते हैं मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, ठीक है ना, मानव विकास सूचकांक लिखते हैं। जिसे जारी कौन करता है? तो आपको पता है इसे जारी कौन कर रहा है भाई? यूएनडीपी कर रहा है। इसे कौन जारी कर रहा है? यूएनडीपी कर रहा है। 2021 की रिपोर्ट है, इसमें 2021 की रिपोर्ट है। किसने सदस्य देश शामिल हैं? 189, 189 देश शामिल हैं। भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति भैया 132 है, 132वां स्थान है, ठीक है ना। कौन सा स्थान है? 132वां स्थान है।
2020 में जो रिपोर्ट आई थी 19 की, 2020 में जो रिपोर्ट आई थी 19 की, उसमें भारत का स्थान 131वां था। लेकिन इस बार जो 21 की रिपोर्ट आई है उसमें भारत का स्थान कौन सा हो गया, 132वां स्थान, 1 पॉइंट का और इसे क्या लगा है, झटका लगा है। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और पहले दूसरे स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे भैया स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है ना। पहले स्थान पर कौन है, स्विट्जरलैंड है। दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर कौन है, नॉर्वे है। और तीसरे स्थान पर कौन है, आइसलैंड है। कौन सा है, आइसलैंड है। अगर इसे ना दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, आप लोग ऐसे नोट कर लीजिएगा, तीसरे स्थान पर कौन सा है, आइसलैंड है, ठीक है ना। अगला हम लोग बात करते हैं वैश्विक लैंगिक सूचकांक में है, वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक, ठीक है ना। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, अंतराल सूचकांक ऊपर लिखा ही है, आप इसको समझिएगा, ठीक है ना। सूचकांक, इसका रिपोर्ट कब जारी की गई है, तो भैया इसकी रिपोर्ट 2021 की ये भी रिपोर्ट है, ठीक है ना। 2021 की ये भी रिपोर्ट है। और इसमें सदस्य देश कितने हैं, इसमें सदस्य देश कितने हैं, इसमें 156 देश सदस्य हैं। कितने देश सदस्य हैं, 156 है। भारत का कौन सा स्थान है, 135वां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है, 135वां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है, 35वां है। पहले स्थान पर कौन है, तो भैया पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है इसमें आइसलैंड। पहले स्थान पर कौन है, आइसलैंड, ठीक है ना। पहले स्थान पर कौन है, आइसलैंड है। इसे कौन जारी करता है, ये भी समझिएगा। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म द्वारा जारी किया जाता है, WEF के द्वारा, ठीक है ना। इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है, WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म के द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म के द्वारा जारी किया जाता है इसे। ये भी आप लोग साथ साथ में लिखते रहिएगा, ठीक है ना। अगला है, हम लोग बात करते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक की, वैश्विक भुखमरी सूचकांक की, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, भुखमरी सूचकांक की बात करते हैं, ठीक है ना। सूचकांक की बात करते हैं, वैश्विक भुखमरी सूचकांक की बात करते हैं। इसको कौन जारी करता है, तो इसको जारी करता है GI, ठीक है ना। GHI जारी करता है, GHI। इसको कहते हैं ग्लोबल हैंगरी इंडेक्स। इसे कौन जारी करता है, ग्लोबल हैंगरी इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, सॉरी फिर से समझिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करता है, ठीक है। ग्लोबल हंगरी इंडेक्स जारी करता है, ठीक है ना। ये रिपोर्ट कब की भाई, तो ये भी रिपोर्ट 2021 की है, ये भी रिपोर्ट 2021 की है। इसमें कितने देशों को शामिल किया गया है, तो 116 देशों को शामिल किया गया है। भारत का स्थान कौन सा है, 101वां स्थान है। इसे कई पॉइंट का इस बार झटका लगा है, 2020 की अपेक्षा 21 में से कई पॉइंट का झटका लगा है, क्योंकि इसका 2020 में जो स्थान था वो 94वां स्थान था, 94वां स्थान था 2020 में, ठीक है ना। लेकिन इस बार कितना झटका लगा है, लगभग 7 पायादान का झटका लगा है। पहले स्थान पर कौन है, तो पहले ये भाई खुशहाली सूचकांक में है। तो पहले स्थान का मतलब ये है कि इसमें सबसे भुखमरी वाला कौन सा देश है, सबसे भुखमरी वाला देश ये कौन सा है। तो इसमें ये मत लिखिए पहले द्वितीय स्थान पे, इसमें सबसे भुखमरी वाले स्थान पे कौन है, तो जो सबसे लास्ट या पहला कैटेगरी पे जो होगा वो आएगा, ठीक है ना। तो इसमें सबसे सॉरी जो सबसे लास्ट में आएगा वो होगा, इसमें होगा हैती, एक देश है, वो सबसे भुखमरी वाला देश है, ठीक है ना। सबसे भुखमरी वाला देश है हैती, ठीक है ना। अगली बात करते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक की, वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक को जारी कौन करता है, इसको जारी करता है बौद्धिक संपदा संगठन, है यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र का एक संस्था है बौद्धिक संपदा, ठीक है ना। बौद्धिक संपदा संगठन है, बौद्धिक संपदा संगठन, बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है ना। इसे जारी करता है। ये भी 2021 की रिपोर्ट है, ये भी रिपोर्ट कब की है, 2021 की रिपोर्ट है, ठीक है ना। जो 2022 की है 22 वाली भी लिखा देंगे, लेकिन ये 21 की रिपोर्ट है, ये 21 की रिपोर्ट है। इसमें कितने देशों को शामिल किया गया है, 131 देशों को शामिल किया गया है, 131 देशों को शामिल किया गया है। भारत का स्थान कौन सा इसमें, तो भारत का स्थान इसमें 61वां है, ठीक है ना। भारत का स्थान कौन सा बेटा, इसमें सॉरी 46वां है, सॉरी इसमें भारत का स्थान कौन सा है, 46वां है, ठीक है ना। भारत का स्थान 46वां है। पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर कौन है, स्विट्जरलैंड है। इसमें पहले स्थान पर कौन है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड है। दूसरे स्थान पर कौन है, स्वीडन है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है। और तीसरे स्थान पर कौन है, अमेरिका, ठीक है ना। तीसरे स्थान पर कौन है, अमेरिका है, ठीक है ना। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे स्वीडन है, तीसरे पे अमेरिका है, ठीक है ना। इसे जारी कौन करता है, बौद्धिक संपदा संगठन। अगले की बात करते हैं हम लोग, अगला कौन सा है, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, खुशहाली
सूचकांक, ठीक है ना, सूचकांक आप आगे देख लीजिएगा। वैश्विक खुशहाली सूचकांक, इसको कब जारी किया गया? इसे 2022 में जारी किया गया है। इसे 2022 की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कितने देश शामिल हैं भैया? इसमें इसमें कितने देश शामिल हैं? तो इसमें देश हैं बेटा 146 देश शामिल हैं। 146 देशों की रिपोर्ट निकाली गई, मतलब ये जो देश हैं सदस्य देश, इतने देशों को सदस्यता मान करके इनकी रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है ना, इनकी रिपोर्ट जारी की गई है। तो इनमें भारत का स्थान कौन सा है? 136वां स्थान है। भारत का स्थान कौन सा है? 136वां स्थान है। वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 136वां स्थान है। अगर यहीं पे बात करें पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर फिनलैंड है। पहले स्थान पर कौन है भैया? फिनलैंड है। पहले स्थान पर कौन है? फिनलैंड है, ठीक है ना, पहले स्थान पर कौन है? फिनलैंड है। अगली बात करते हैं हम लोग विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, ठीक है ना। इसको कब जारी किया गया है? ये भी 2022 का है। इसमें 64 देश शामिल हैं, ठीक है ना, 2022 का है। ये रिपोर्ट कब की है? 2022 यानी 21 की है, तो 22 में आई होगी। इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? कुल सदस्य देश कितने हैं? 64 हैं। कुल सदस्य देश कितने हैं? 64 हैं। भारत का स्थान कौन सा है इसमें? तो भारत का स्थान इसमें कौन सा है? भारत का स्थान है 37वां स्थान है। भारत का स्थान कौन सा है? 37वां स्थान है। भारत का स्थान कौन सा भैया? 37वां स्थान है। भारत का स्थान कौन सा है? 37वां है। पहले स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। पहले स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। पहले स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड बेटा, ठीक है ना, पहले स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। अगला हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, देखिएगा पिछली बार भारत 43वें नंबर पर था और इस बार कितने पे आ गया? 47। इस बार इससे फायदा हुआ है कि इसने अपना पायदान कम किया है, ठीक है ना, 37 पे था, 43 पे था, इस बार 37 पे आ गया है, ठीक है ना, यहाँ तक दिख रहा है ना मेरे भाई। अगला हम लोग बात करते हैं सतत विकास सूचकांक की, ठीक है ना, सतत विकास सूचकांक की, सतत विकास सूचकांक की ठीक है ना, सतत विकास सूचकांक की बात करते हैं। तो सतत विकास सूचकांक 2022 में इसको भी जारी किया गया है। 21 की रिपोर्ट है, 22 में जारी, जहां पर भी 22 या 21 आएगा, अगर 21 है तो 20 की रिपोर्ट है, 22 है तो 21 की रिपोर्ट है और 20 है तो 19 की रिपोर्ट है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसे जारी किया गया है सतत विकास सूचकांक। इसमें कितने सदस्य देश शामिल हैं? 163 सदस्य देश शामिल हैं। कितने सदस्य देश शामिल हैं? 163 देशों का इसमें रिपोर्ट जारी की गई है। 163 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? 121वां स्थान है। भारत का 121वां स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? फिनलैंड है। पहले स्थान पर कौन है भैया? फिनलैंड। सतत विकास सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? फिनलैंड है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई मेरे भाई। तो फटाफट दो और है लिख लीजिएगा, ये ऊपर वाले हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर वाला हम 2 इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग फटाफट लिखिएगा इनको, ठीक है ना, फटाफट इनको लिखिएगा, इन लोग को आप लोग फटाफट लिख लीजिएगा, ठीक है ना। 2 हम ऊपर लिख दे रहे हैं। एक है आपका यहाँ पे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, एक है आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है ना, प्रदर्शन सूचकांक, जिसको कब जारी किया गया है? इसे 2022 में जारी किया गया है। 2022 में जारी किया गया है। 180 देशों की रिपोर्ट बनाई गई है। कितने देशों की रिपोर्ट बनाई गई है? 180 देशों की रिपोर्ट बनाई गई है, जिसमें भारत ने भाई साहब भारत ने इसमें बहुत ही जबरदस्त क्या किया है? काम किया है। और ये भारत किस स्थान पर है? 180वें स्थान पर है। भारत किस स्थान पर है? 180वें स्थान पर है। इसमें मतलब एकदम पहले से फर्स्ट है, भारत पहले से फर्स्ट पर है। और पहले स्थान पर कौन है? इसमें डेनमार्क है। पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क है, ठीक है ना। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क है। भारत किसमें है? सबसे लास्ट में है, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं हम लोग प्रदर्शन मतलब एक और बात बचा हुआ है आपका, इसमें है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है ना, सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें बात करते हैं। इसमें कितने देशों को शामिल किया गया? इसकी रिपोर्ट कब आई है? तो 2022 में इसकी भी रिपोर्ट आई है। 2022 में इसकी भी रिपोर्ट आई है। कितने सदस्य देश शामिल हैं इसमें? कितने सदस्य देश शामिल हैं बेटा? तो इसमें 180 देश इसमें भी शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? कितने सदस्य देश शामिल हैं? 180 सदस्य देश शामिल हैं, ठीक है ना, 180 सदस्य देश शामिल हैं। भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 150वां है। भारत का स्थान कौन सा है? 150वां है। भारत का स्थान कौन सा है? 150वां स्थान है। भारत की जो प्रेस है वो 150वें स्थान पर है। 2020 की रिपोर्ट में कब थी? 142वें स्थान पे थी।
2020 की रिपोर्ट में 2020 की रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर था? 142वें स्थान पर था, और इस बार 8 पॉइंट और नीचे गिर गया है, जो कितने स्थान पर आ गया? 150वें स्थान पर आ गया है। पहले स्थान पर इसमें भी कौन है? डेनमार्क है। पहले स्थान पर इसमें भी कौन है? डेनमार्क है, ठीक है ना। पहले स्थान पर इसमें भी कौन है? डेनमार्क है, ठीक है ना। पहले स्थान पर यहाँ भी कौन है? डेनमार्क है, ठीक है ना। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क है, ठीक है ना। और उसके पहले हमने लिखा था विश्व प्रदर्शन सूचकांक में भी कौन पहले स्थान पर है? डेनमार्क है। तो ये कुछ आपके इकोनॉमी से संबंधित क्या थे, ये प्रदर्शन और भी हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थे, इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अगली क्लास से हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय बात करेंगे, ठीक है ना। क्या बात करेंगे? राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राष्ट्रीय आय से बढ़ते हुए धीरे धीरे हम लोग चलेंगे अपने योजना आयोग पर, ठीक है ना। योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे, जब पंचवर्षीय योजना वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ते हुए चलेंगे, जिसमें से आपको बैंकिंग वगैरह पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो जहां तक हो सकेगा हम पूरा खींच के पढ़ाएंगे और इसी तरीके थ्योरी के साथ में पढ़ाएंगे। तो भैया प्लीज आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर क्लास अच्छी लग रही है और थोड़ा सा भी लग रहा है कि क्लास में हमने मेहनत की है, थोड़ा भी पढ़ाने में मेहनत की है, तो प्लीज एक बार लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करिएगा। कोई भी इसका शुल्क नहीं है, निःशुल्क क्लास दे रहा हूँ भाई, मेहनत कर रहा हूँ। कभी 10 बजे रिकॉर्ड कर लेता हूँ, कभी 11 बजे रात में भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। जैसे समय मिलता है हम वैसे क्लास रिकॉर्ड करने आते हैं, और मॉर्निंग में सारी क्लासेस 6 बजे के आसपास सारी क्लासेस क्या हो जाती हैं? आपकी अपलोड हो जाती हैं, ठीक है ना। तो और जैसे जैसे हमें समय मिल जाएगा भैया हम और भी क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। देखो दोस्त, एक सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए क्या है कि परिवार वाला हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा समस्या हो जाती है कि परिवार भी अपना देखना पड़ता है। अन्यथा हम तो दोपहर में भी फ्री रहते हैं, लेकिन दोपहर में लाइट की समस्या होती है कि लाइट नहीं होती हमारे यहाँ, तो ये बड़ी समस्या